रिंकू बेटा जल्दी से उठो, स्कूल जाना है ना, जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगी। मम्मा सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। नहीं चलो उठो बेटा, ब्रश करो जल्दी जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारा दूध लेकर आती हूँ। चलो चलो चलो। ठीक है ब्रश करता हूँ। भाभी माँ मेरा प्रोटीन शेक भी बना दीजिए ना, मुझे भी जिम जाना है। अरे पहले रिंकू को रेडी कर दो स्कूल के लिए, फिर बनाती हूँ प्रोटीन शेक आपका। नहीं भाभी माँ, मुझे भी रिंकू के साथ ही प्रोटीन शेक चाहिए। आखिर आप मेरी भी तो माँ जैसी है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, तो मेरे लिए क्यों नहीं। ये भी हद है यहाँ। अरे रिंकू को स्कूल जाना है, उसकी बस छूट जाएगी इसलिए कह रही हूँ। पर नहीं, रोहन भैया को तो रिंकू की जगह चाहिए। इतने बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया। बनाती हूँ इनका प्रोटीन शेक भी। परिधि ने रिंकू को दूध दिया और रोहन को प्रोटीन शेक भी दे दिया। फिर रिंकू को तैयार करके परिधि ने कहा, रोहन भैया अब जिम जाते जाते रिंकू को स्कूल में बस में बिठा भी दीजिएगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, रिंकू को स्कूल बस में आप ही छोड़ेंगे। ओके भाभी माँ। रोहन रिंकू को लेकर चला गया। तभी इशिका ने कहा, गुड मॉर्निंग भाभी, मेरी चाय ला दो ना प्लीज, और मेरे सर में तेल भी लगा दो ना। ला तेरे सर में मालिश कर देती हूँ तेल की, तेरी भाभी को घर के और भी काम है। ना मम्मा, अब आपके हाथ की मालिश में वो बात नहीं रही। सर में तेल तो भाभी लगाती हैं। हा एकदम दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल माँ की ममता का एहसास होता है। भाभी तो मेरी भाभी माँ है ना भाभी, लगा देंगे ना तेल सर में। हाँ बाबा लगा दूंगी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सबके लिए नाश्ता बना दूं पहले। ओके भाभी माँ। जिसे देखो वो परिधि के गुण गा रहा है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं बची है। अच्छा ही है परिधि ने घर को इतनी अच्छी तरह संभाल लिया है कि मुझे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं रही। परिधि घर की बड़ी बहू थी, उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अब हर कोई परिधि को अपनी माँ की तरह देखता था। शादी के 5 साल ही हुए थे अभी परिधि को, पर देवर ननद बड़े छोटे सबकी माँ थी वो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। परिधि ने सबके लिए नाश्ता बनाया, सब नाश्ते के टेबल पर आ गए। आज मैंने आप सबके लिए पिज्जा पराठा बनाया है। अरे वाह भाभी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा नाश्ते में। हाँ भाई परिधि, खाना बनाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मेरा भी नाश्ता लगा दो बहू, फिर दवाइयाँ भी लेनी है। हाँ पापा जी, पर आपको पराठे नहीं मिलेंगे, आपके लिए दलिया बनाया है, आप वही खाएंगे। डॉक्टर ने आपको ये सब खाने के लिए मना किया है। अरे मुझे नहीं खाना रोज रोज ये दलिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा जी खाना तो आपको यही पड़ेगा। मैं इसमें ना थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला मिला देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बेटा कितना ख्याल रखती हो तुम, बिल्कुल एक माँ की तरह। मुझे लगता है मेरी माँ ने ही तुम्हारे रूप में दूसरा जन्म लिया है। कितनी ममता है तुम्हारे अंदर। लो भाई, अब मैं इनकी भी माँ बन गई। यहाँ मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, मेरा एक 3 साल का बच्चा है और इस घर में बड़े से छोटे तक सबकी माँ बन चुकी हूँ। कितना अजीब है, जिसे देखो मुझे माँ ही बनाने पर तुला है। नाश्ता हो गया भाभी, अब चलिए ना मेरे सर में तेल लगा दीजिए। नहीं भाभी माँ, पहले मेरी बात सुनेंगी। भाभी माँ आपसे कुछ बात करनी है मुझे, चलिए ना एक बार बालकनी में। और इशिका तू अपने इस चिड़िया के घोंसले जैसे बालों को खुद संभाल, समझी। देखिए ना भाभी, ये मेरे बालों को चिड़िया का घोंसला बोल रहा है, मैं इसके बाल नोच लूंगी। अरे बस करो आप दोनों, मैं इशिका दीदी के बालों में तेल लगाकर अभी आपसे बात करती हूँ। तब तक आप दुकान जाने के लिए रेडी हो जाइए, वरना आज आपके भैया आपकी क्लास लगा देंगे। जी भाभी माँ। अब परिधि ने इशिका के बालों में तेल लगाया और फिर रोहन के पास गई। बोलिए रोहन भैया, क्या बोल रहे थे आप? कोई जरूरी बात करनी थी आपको? हाँ भाभी, बात यह है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो प्यार का मामला है। पर इसमें मैं क्या करूं? जाकर मम्मी जी से बात कीजिए, बड़ों की मर्जी से ही बात आगे बढ़ सकती है ना। भाभी आप भी तो मम्मी की तरह ही है ना, बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, इसीलिए तो मैं आपको भाभी माँ कहता हूँ। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए, ये बताइए करना क्या है? भाभी माँ आप घर पर सबसे बात कीजिए ना मेरे लिए। मैंने तो विशाखा से भी कहा है कि मेरी भाभी माँ है, सब संभालेगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो उसका नाम विशाखा है। ठीक है, मैं घर पर बात करती हूँ, पर सब मिलकर जो फैसला करेगी आपको मानना पड़ेगा, फिर आपकी नहीं चलेगी। ओके भाभी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर आप अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करना। रात के खाने के वक्त घर के सभी लोग एक साथ टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी परिधि ने रोहन और विशाखा वाली बात शुरू की। वो आप सबसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना परिधि बेटा, क्या बात है? पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप में से कोई भी बात सुनकर गुस्सा नहीं करेगा। पहले सभी ठंडे दिमाग से सोचेंगे, फिर फैसला करेंगे।
अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है बातों से पहले? हाँ भाभी, आप इतनी सीरियस है, मतलब कुछ बड़ी बात है? हाँ, बात तो बड़ी है, पर जब तक आप लोग प्रॉमिस नहीं करते मैं नहीं बोलने वाली। अच्छा बाबा, हम में से कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, सब सोच समझ कर अपनी राय रखेंगे बस। तो बात यह है कि रोहन भैया किसी विशाखा नाम की लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती है। अगर आप सबको समझ आए तो विशाखा और रोहन भैया की शादी कर देते हैं। ये सब प्यार व्यार मुझे समझ में नहीं आता। अरे शादी तो उसी से करनी चाहिए जिससे माँ बाप तय करें। पर पापा जी, जब रोहन भैया ने लड़की पसंद कर ली है तो मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आजकल तो प्राय सभी इसी तरह अपनी पसंद से शादी करते हैं। परिधि, तुम कह रही हो तो सही होगा। तुम तो रोहन का भला ही सोचोगी, आखिर तुम उसकी माँ जैसी हो। भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, एक तरफ से अच्छा है ना। अब हमें रोहन की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाभी, इस उल्लू ने कोई तो सही काम किया, वरना हर बार रायता ही फैलाता है। तू चुप कर छिपकली, जब देखो तब परेशान करती रहती है। हे भगवान, ये दोनों फिर शुरू हो गए। अब एकदम चुप। काम की बात में बीच में नहीं लड़ते। सॉरी भाभी, अब नहीं करेंगे। हाँ भाभी सॉरी। ये हरकतें देखो, ये रोहन क्या शादी के लायक लगता है? पर फिर भी अगर घर में सबकी हाँ है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। बुला लो लड़की वालों को, बात करके रिश्ता तय कर देते हैं। घर के सब लोग राजी हो गए। लड़की वालों से बात करके रिश्ता तय हो गया और कुछ दिन बाद विशाखा और रोहन की धूमधाम से शादी हो गई। विशाखा बहू बनकर अब ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन सुबह विशाखा तैयार होकर हॉल में आई और कहा, भाभी, मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। अरे बेटा, पर अभी कल ही तो तू इस घर में आई है और आज ही ऑफिस? ऐसा भी क्या काम है? 1 महीने की तो छुट्टी करनी चाहिए थी ना। ये तो गलत बात है। मैं ऑफिस इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं, मेरे बॉस का फोन आया था और उन्होंने कहा कि फॉरेन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मुझे जाना ही होगा ऑफिस। अब बताइए मैं क्या करूं? तो छोड़ दो ऑफिस, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। घर पर रहो, परिधि के साथ घर के काम करो। पर मुझे काम करना है, ऑफिस जाना है, अपना करियर बनाना है। विशाखा भाभी, आप सही हो, आपको ऑफिस जाना चाहिए। पापा प्लीज जाने दो ना विशाखा भाभी को। हाँ पापा जी, मम्मी जी, जाने दीजिए ना उसे। विशाखा का जाना जरूरी है, तभी वो जा रही है ना। आकर घर के काम में मेरी हेल्प भी कर लेगी, क्यों, है ना विशाखा? हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल। ठीक है विशाखा, परिधि ने कहा है तो मैं मना नहीं करूंगा। मुझे उसमें अपनी माँ वाले गुण नजर आते हैं। जाओ तुम। थैंक यू भाभी। रोहन सच कहते हैं, अब बिल्कुल मम्मी जैसी हो। आज से आप मेरी भी भाभी माँ हो। विशाखा चली गई। परिधि ने मन ही मन कहा, लो एक बार फिर मैं माँ बन गई। ये किसी को मेरे अंदर बहन, भाभी, सहेली क्यों नहीं दिखती? सब मुझे अपनी माँ ही क्यों बनाते हैं, पता नहीं। मम्मी चलो ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा बाद में कभी चलेंगे, अभी मम्मी को बहुत काम है। अब हमेशा ऐसा बोलते हो, मुझे आज जाना है आपके साथ आइसक्रीम खाने। ओके बाबा, जाएंगे। अब खुश? अब जाकर अपने पापा से कहो रिंकू को और मम्मी को आइसक्रीम खिलाने जाना है, ले चलो। ये मम्मा मान गई, मैं अभी जाकर पापा को बोलता हूँ। तभी सुदीप भी वहां आता है। अरे रिंकू बेटा, क्या बोलना है मुझे? क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे में? पापा आज आइसक्रीम खिलाने ले चलो मुझे और मम्मी को, प्लीज पापा। बच्ची का इतना मन है तो चलते हैं ना आज बाहर, मुझे भी अच्छा लगेगा। काफी दिन हो गए हमने साथ में टाइम ही नहीं बिताया। ठीक है चलते हैं आज कहीं। तुम जल्दी से काम खत्म कर लो। हाँ बस मैं मम्मी जी और पापा जी का खाना बना दूं, फिर चलते हैं। परिधि ने फटाफट काम खत्म किया और तैयार हो गई। अब सुदीप, रिंकू और परिधि बाहर जा रहे थे। उन्होंने ममता से कहा, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, रात को आने में देर हो जाएगी। अरे परिधि का जाना जरूरी है क्या? परिधि चली जाएगी तो ये घर कौन संभालेगा? मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रही हूँ। अरे मैं थोड़ी देर इनके साथ और रिंकू के साथ बाहर जा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? और घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जिसे संभालना पड़ेगा। अब पर तेरे लिए तो सारे ही बच्चे हैं, सब तुझे अपनी माँ ही समझते हैं। हाँ तो मम्मी जी मेरा आज मन है बाहर जाने का और प्लीज मुझे जाने दीजिए। बाकी दिन तो मैं सारा घर संभालती हूँ। अभी थोड़ी देर में विशाखा भी आ जाएगी ऑफिस से, वो कर देगी बाकी के काम आपके। परिधि ऐसा कहकर सुदीप और रिंकू के साथ बाहर चली गई। कुछ घंटों के बाद परिधि घूमकर आइसक्रीम खाकर घर आई तो विशाखा ने कहा,
हाय भाभी, मैं तो थक गई और जिस घर का काम करते करते। कितने नखरे हैं घर वालों के। मिनट मिनट में इनको चाय चाहिए, हर चीज उनके हाथ में खोज कर रखो। खाने में भी कितने नखरे हैं। कैसे संभालती है भाभी ये सब आप रोज? शुरू में मुझे भी बड़ी टेंशन होती थी, पर अब मुझे आदत हो गई है। तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आखिर घर तुम्हारा भी तो है, तुम्हें भी तो संभालना है ना ये घर। नो 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 भाभी, मुझसे नहीं समझता ये घर। ये सब आप ही देख लीजिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो एक मेड रख लेंगे, पर मैं रोज रोज इनके नखरे नहीं सहने वाली। तभी वहां रोहन और ईशिका भी आते हैं। विशाखा, तुम्हें भाभी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। भाभी ने कहा है कि तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। भाभी हमारी माँ जैसी हैं। हाँ विशाखा भाभी, और ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बाहर ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी संभालती हैं। ये याद रखिएगा, आपके ऑफिस जाने की परमिशन भी परिधि भाभी ने ही दिलवाई थी। ओके बाबा, कर लूंगी मैं थोड़े बहुत घर के काम, पर ज्यादा नहीं हो पाएंगे, बता देती हूँ। विशाखा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन परिधि हॉल में बैठकर ममता से बात कर रही थी, तभी उसकी बड़ी ननद लीला का फोन आया। हेलो भाभी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था। वो बात दरअसल ये है, मुझे ना 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। सोनू और चिंटू के एग्जाम है, तो सोच रही थी उन दोनों को आपके पास छोड़ देती हूँ। आप उन्हें पढ़ाकर एग्जाम भी दिला दीजिएगा। वो सब तो ठीक है दीदी, पर क्या सोनू चिंटू मुझसे पढ़ेंगे? आपके बिना वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे? हाँ भाभी, आपसे पढ़ ही लेंगे। आपसे उनकी अच्छी जमती है। आखिर आप उनकी माँ जैसी तो है। परिधि मन ही मन कहती है, लो भाई, फिर से माँ बन गई। अब सोनू चिंटू ने माँ बना दिया। पता नहीं और कितनी बार माँ बनूंगी मैं। आप सुन रही है भाभी मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ दीदी, सुन रही हूँ आपकी बात। छोड़ जाइए बच्चों को यहाँ पर 2 दिन। मुझे पता था भाभी आप कभी मना नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छी हैं। मैं कल सुबह चिंटू और सोनू को वहां छोड़ जाऊंगी। अच्छा भाभी, फोन रखती हूँ, बाय। लीला ने फोन रख दिया और दूसरे दिन सुबह लीला, सोनू और चिंटू को परिधि के पास छोड़कर चली गई। परिधि ने सोनू चिंटू को पढ़ाया और उनका एग्जाम भी दिलवाया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रोज कोई ना कोई परिधि को माँ का खिताब दे ही देता। परिधि अब थोड़ा चिढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन ईशिका ने विशाखा से कहा, विशाखा भाभी, मुझे कुछ नए फैशन के कपड़े लेने हैं, आप मेरे साथ शॉपिंग चलेंगी क्या? हाँ ठीक है, आज शाम को शॉपिंग चलते हैं। परिधि भाभी भी जाएंगी क्या? नहीं भाभी, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। आप मेरी फ्रेंड जैसी हो ना, इसलिए सोचा आज आपकी ट्रेंड को बेहतर समझ पाओगी। इसका मतलब आपको परिधि भाभी पसंद नहीं है? आप तो बहुत मानती थी उन्हें। हाँ भाभी, मानती तो हूँ मैं आज भी उन्हें बहुत, पर वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। जब से इस घर में आई मैंने उन्हें माँ की तरह ही देखा है। आप चलो ना मेरे साथ शॉपिंग। परिधि ने विशाखा और ईशिका की बातें सुन ली थी। उसे ईशिका की बातें जरा भी अच्छी नहीं लगी। कमाल है भाई, मुझे अच्छी खासी माँ बनाकर रख दिया है, जैसे मैं कितनी ही बूढ़ी हूँ। अरे मेरा एक छोटा सा बेटा है रिंकू, 3 साल का। शादी को अभी 5 साल हुए मेरे, और इन्हें मैं किसी पुराने जमाने की लगती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है सबका ख्याल रखना, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाए। मैं भी शॉपिंग कर सकती हूँ, पर कैसे समझाऊं इन लोगों को, पता ही नहीं। आज परिधि बड़े गुस्से में थी। तभी ममता ने उसे आवाज दी, परिधि बेटा, क्या कर रही हो? जी मम्मी जी, कुछ नहीं, बताइए, कुछ काम था। अरे बेटा, आज तेरा ध्यान कहाँ है? खाना नहीं बनाना? कितना टाइम हो गया? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रुकिए, अभी बना देती हूँ। हाँ बेटा, आज विशाखा और ईशिका तो बाहर ही खाना खाएंगे। रोहन भी उन्हें वहीं मिल जाएगा। तू एक काम कर, बस हम चारों का खाना बना ले। और आज खाने में ना बैंगन का भरता बनाना, बहुत दिन हो गए खाए। जी मम्मी जी, बना लूंगी। परिधि खाना बनाने रसोई में चली गई। थोड़ी देर में उसने सबके लिए खाना बना लिया। तभी सुदीप भी दुकान से आ गया। आज क्या बनाया खाने में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता बनाया है, मम्मी जी ने कहा था। क्या बात है परिधि, आज अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है सब, और जो ठीक नहीं है उसे ठीक करना आपके बस में है नहीं। तो मेरी चिंता छोड़िए और आराम से खाना खाइए। आपको मेरी कुछ पड़ी होती तो बहुत पहले ही समझ गए होते। अरे बेटा, जल्दी से खाना लगा दे, मुझे तो बैंगन के भरते को देखकर ही भूख लग गई है। जी मम्मी जी, ये लीजिए। पापा जी आप भी लीजिए। क्या बात है बहू, आज मुझे इतना ऑयली खाना खाने से डांटेगी नहीं? नहीं पापा जी, अब मैं थक चुकी हूँ। जिसे जो सही लगे वही खाए। परिधि का ये बर्ताव देखकर सभी दंग थे। प्रताप ने धीरे से ममता से कहा, अरे आज इसे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या?
सारा दिन ये बेचारी सबके लिए सब कुछ करती है, और अगर इसके बाद भी इसे सुनना पड़े तो ये गलत बात है। अजी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है, मैं तो खुद हैरान हूँ आज इसे देखकर। खैर जाने दीजिए, जो है सामने तो आएगा ही। आप चुपचाप खाना खाइए। अब सभी लोग खाना खाने लगे। भाई वाह, आज तो खाना लाजवाब बना है। पूरे दिन की थकान के बाद जब तुम्हारे हाथों का इतना टेस्टी खाना खाता हूं ना, सारी थकान दूर हो जाती है, मन एकदम फ्रेश फील करता है। हाँ बहू, तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। बेटा खाना आज मेरे दिल को छू गया, इतना स्वादिष्ट है। मेरी माँ भी ना बिल्कुल ऐसा ही बैंगन का भरता बनाती थी। तुम्हारे हाथों में ना मेरी माँ जैसा स्वाद है। बेटा आज तुमने माँ की याद दिला दी। अब माँ शब्द दोबारा सुनते ही परिधि एकदम से फूट पड़ी। अब बस करिए आप लोग। अरे कितनी बार माँ बनाओगे मुझे? जब कोई अच्छा काम करो अपनी माँ बना देते हो। कभी रोहन भैया की, कभी इशिका दीदी की, कभी लीला दीदी के बच्चों की, कभी विशाखा की, यहाँ तक कि पापा जी और आपकी भी। मेरी शादी को भी पूरे 6 साल भी नहीं हुए और आप सबने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे दी। अरे तो बहू, इसमें बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मुझे बुरा लगता है जब मुझे माँ बनाकर बस घर के कामों के लिए रखा जाता है। अरे मैं कोई 60 साल की बूढ़ी औरत नहीं हूँ। मेरी उम्र अभी बस 29 साल है, पर मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं इस जमाने की हुई ही नहीं। मुझे भी पसंद है शॉपिंग जाना, मूवी देखना, घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, पर नहीं, मुझे सब इस लायक समझती नहीं है। परिधि, तुम ठीक तो हो ना? तुमने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, फिर अचानक क्या हो गया? मैं आज ही ठीक हुई हूँ। मैं कभी कुछ नहीं कहती, सबको बहुत प्यार करती हूँ, सबकी केयर करती हूँ। शायद इसीलिए सबने मुझे गलत समझ लिया। अरे सब मुझे प्यार करें, मुझे अच्छा लगता है, मैं सबकी केयर करूं, ये मेरा नेचर है। पर इसका मतलब यहाँ सबने गलत ही ले लिया, इसे कुछ आता नहीं, ये घरेलू बहन जी टाइप औरत है। तो मैं सबको याद दिला दूं, आई एम अ डबल MA फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पर मैंने इस घर के लिए अपना करियर नहीं बनाया, पर अब बनाऊंगी। मैं भी कल से जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। बेटा तुम सही बोल रही हो। तुमने इस तरह इस घर को संभाला है कि तुम्हारी हर चीज की आदत हो गई हमें, और इसी आदत में हम तुम्हें समझना ही भूल गए कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम कल से ही जॉब के लिए अप्लाई करो। मैं यानी कि तुम्हारी सास नहीं, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तब तक घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। सबने सारी बातें सुनी, सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सॉरी भाभी, मैंने आपका दिल दुखाया है। आई एम रियली सॉरी। भाभी, आपको माँ कहना मुझे अच्छा लगता है, पर आगे से मैं आपकी खुशी का भी ध्यान रखूंगा। पर मैं तो आपका बेटा बनकर ही रहूंगा। हाँ भाभी, आप जॉब करिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी घर को संभालने में, पर आपके आंचल की छांव तो मुझे भी चाहिए। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सबका प्यार ही तो चाहिए। मुझे माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि मुझे भी सब समझे कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब मैं अपना करियर भी बनाऊंगी और घर भी संभालूंगी और सबका ध्यान भी रखूंगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अब परिधि के ससुराल में सब ठीक हो चुका था और पूरा परिवार अब परिधि को सपोर्ट कर रहा था। रमा किचन से काम करके अपने कमरे में आराम करने आती है। सुबह के 7 बजे मैंने इन्हें चाय दी थी और देखो अभी तक इनका कप यहीं पर पड़ा हुआ है। ये नहीं कि कप को उठाकर किचन में रखते, मतलब एक काम ये नहीं करना चाहते। अरे करेंगे भी कैसे? पत्नी के रूप में फ्री की नौकरानी जो मिल गई है। क्या सोच रही हो भाई? कुछ नहीं। इतना कहकर रमा बिस्तर में लेटने ही वाली थी कि उसका पति सागर बोल पड़ता है। रमा, लेटने जा रही हो क्या? अगर लेटने जा रही हो तो उससे पहले मेरे लिए सेब और केला काट दो ना, और उसमें ना काला नमक छिड़क देना। आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी अभी थकी हुई किचन से आई है, लेकिन तब भी ऑर्डर देना जरूरी है आपको? मैं आपको आराम करते हुए अच्छी नहीं लगती क्या? अरे कम से कम इतना आसान काम तो आप खुद कर सकते हैं ना। अरे आराम कर लेना, मैंने तुम्हें आराम करने से कब रोका? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जरा आराम करने से पहले मेरे लिए फ्रूट काट के दे दो, बस। और क्या, अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, वो नहीं दिखाई देता आपको जो आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप मेरे लिए दिन भर में क्या कर लेते हैं? अच्छा, तो मैं बाहर जॉब करता हूँ, ये किसके लिए करता हूँ? मुझे पता था आप यही बोलेंगे। अब मैं क्या ही बोलूँ आगे, आपने मेरा मुंह ही बंद करवा दिया। तुम्हारा मुंह तो खुला हुआ है, तभी तो पटर 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 बोले जा रही हो। हाँ हाँ, अब मैं भी ना मुंह बंद कर लेती हूँ, बस यही बाकी रह गया है। अरे भाई रहने दो, मुझे कोई फल वल नहीं खाना, लेट जाओ तुम। ये कहने के बजाय ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं खुद जाकर फल काट लूंगा। अरे भगवान, मुझे माफ करो, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। वैसे भी आज संडे है और आज मैं थोड़ा फ्री माइंड रहना चाहता हूँ।
रमा मुंह बनाकर कोने में लेट जाती है। तब जब थोड़ी देर में शाम होती है, रमा की ननद अपने बच्चे को गोदी में लेकर आती है। क्या हुआ मंदिरा, आज बाबू ने रात में सोने नहीं दिया क्या? हाँ माँ, आज विराज रात भर नहीं सोया, मुझे रात भर जगना पड़ा, बहुत थक गई हूँ मम्मी। ला विराज को मुझे दे दे, मैं संभालती हूँ अपने नाती को थोड़ी देर। लो माँ। मंदिरा अपनी माँ को अपना बच्चा देती है। अच्छा माँ, मैं ये कह रही थी कि मैं ना अकेले कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, इसलिए अब मैं यहीं पर रहूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, रुक जा यहीं। हाँ माँ, लेकिन ऐसे ही नहीं रहूँगी, ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहूँगी। अरे पागल हो गई है क्या? मेरे रहते हुए तुझे यहाँ पर किराए में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? माँ कोई बात नहीं ना, मुझे किराए में ही रहने दीजिए, कम से कम भैया भाभी के सामने कहने को हो जाएगा कि मैं किराए में रहती हूँ, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ फुकट में रह रही हूँ। समझा करिए ना बात को माँ। ठीक है। मंदिरा का पति विदेश में काम करता था, इसलिए मंदिरा अपनी माँ के घर में आकर रहने का सोच रही थी। इसके थोड़ी देर बाद सागर और उसके पिताजी समोसे लेकर आते हैं। अरे लो माया, गर्मा गर्म समोसे। पापा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये आप उसी दुकान से तो नहीं लाए जिसने अभी 3 महीने पहले चौराहे के पास समोसे की दुकान खुली है? हाँ मम्मी, समोसे वहीं क्या। अरे उसके समोसे एक नंबर के आते हैं। सोचिए 3 महीने में ही उसने अपना बिजनेस कितना आगे बढ़ा लिया। यहाँ के सभी लोग सिर्फ उसी की दुकान में जाते हैं। तो लाइए ना भैया, खाकर देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है इन समोसों में। सभी लोग समोसा चखते हैं। समोसा तो बहुत ही टेस्टी है। इसके समोसे सबको पसंद आते हैं बेटा। मम्मी, अंदर का आलू भी एकदम फ्रेश और टेस्टी है, और बाहर का लेयर कितना खस्ता है। हाँ मनीषा, समोसा काफ़ी अच्छा है। अरे बहुत महीनों के बाद मैंने इतना टेस्टी समोसा खाया है, वरना तो जब भी मैं कोई समोसा खरीदती तो वो अजीब सा ही निकलता। कभी उनके आलू बेकार होते, कभी लेयर इतने मोटे होते कि मैं खा ही नहीं पाती। और क्या, समोसा बनाना कोई आसान बात थोड़ी ना है, इसकी भी कला होती है भाई। सही कह रहे हैं आप पापा, सभी के हाथ में वो स्वाद नहीं होता, ये तो बस कुछ खास लोगों के हाथ में ही होता है। ये परिवार चंदू समोसे वाले के समोसों की बहुत तारीफ करता है। तभी इसकी 5 दिन बाद ही माया देवी का फिर से चंदू समोसे की दुकान का समोसा खाने का मन करता है। अरे घर में सागर तो है नहीं, अब समोसा किससे मंगवाऊं? ऐसा करती हूँ, बहू से मंगवा लेती हूँ। बहू, ए बहू। जी सासू माँ। अरे बहू ज़रा समोसे तो ले आ। जी ठीक है। रमा सीधे चंदू समोसे की दुकान पर पहुंचती है। देखो तो कितनी भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में समोसा बांट रहा है। चंदू भैया, ज़रा 7 समोसे दे दीजिए ना। जी बहन जी, अभी देता हूँ। चंदू 7 समोसे पैक करता है और रमा को देता है। क्या खुशबू आ रही है समोसे से। आहा, काश मैं भी ऐसा समोसा बना पाती। कोई बात नहीं, जब किसी दिन मौका मिलेगा तो चंदू भैया से ही इनके समोसे की रेसिपी पूछ लूँगी। रमा घर पहुँचती है और सभी लोग समोसा खाते हैं। तो अब घर में सभी को चंदू समोसे वाले के टेस्टी और खस्ता समोसों का ऐसा चस्का लग गया था कि ये परिवार अब समय समय पर चंदू समोसे वाले के समोसों को घर लाता और खाता। मम्मी, जब से हम लोग चंदू समोसे वाले का समोसा खाने लगे ना, तब से तो भाभी के लिए बढ़िया हो गया है। क्या मतलब है तेरा? अरे मतलब यही कि भैया या पापा अक्सर समोसा ले आया करते हैं, हम लोग भी वही खा लेते हैं, जिससे हम लोगों का पेट भर जाता है और हम लोग शाम का खाना कम खाते हैं, या कभी कभी तो खाते भी नहीं। यानी कि भाभी को खाना कम बनाना पड़ रहा है ना। घर में समोसे आते हैं तो भाभी भी कुछ नहीं बोलती, वो तो उल्टा खुश होती है। हाँ मंदिरा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मम्मी, अब ना आप घर में समोसे लाना थोड़ा कम करवाइए, नहीं तो सबका पेट खराब हो जाएगा। हाँ सही कह रही है तू। थोड़ी देर में रमा आती है। सासू माँ, 3 दिन हो गए चंदू भैया के समोसे नहीं खाए, समोसे ले आऊँ क्या जाकर? अरे नहीं नहीं, समोसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बोला ना। हाँ लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि आखिर आप मना क्यों कर रही हैं? अरे ये सब तो तुम्हारी चाल है ताकि तुम्हें खाना ना बनाना पड़े। कामचोर तो तुम पहले से हो, अब हम लोग बाहर से समोसा खाने लगे हैं तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है ना। मुझे पता था सासू माँ कि आपको ये बात ज़रूर रखेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम करने को जो मिल रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो बस दिन भर आराम ही चाहिए, जैसे हम लोग तुझसे कोई पहाड़ खुरदवाते हैं ना।
दिन भर करती है क्या हो तुम? हाँ हाँ बताती हूँ ना, मैं दिन भर क्या करती हूँ बताऊँ? दिन भर मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, आप सबके कपड़े धोती हूँ, सब्जियां खरीदने जाती हूँ, और क्या बताऊँ? देख ले मंदिरा, तेरी भाभी के मुंह में ना हमेशा जवाब तैयार रहता है। अरे सासू माँ, जब आप बात ही ऐसी कर रही हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। पढ़ी लिखी हूँ, हर चीज़ का जवाब आता है मुझे। अच्छा भाभी, मैं तो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तो अपने से बड़ों को ऐसे जवाब नहीं देती। अरे ननद जी, अब मैं आपके बारे में क्या ही बोलूं। आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है कि आप अपने ससुराल में क्या क्या करती हैं। अरे बहू चुप रह। नहीं नहीं माँ, बोलने दीजिए इन्हें। बताइए भाभी, आखिर आपको क्या पता है मेरे बारे में? मैं क्या करती हूँ ससुराल में, बताइए ज़रा। नहीं नहीं ननद जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँगी तो आप सह नहीं पाएंगी, क्योंकि आप मेरी तरह नहीं है ना। मुझे तो रोज़ कुछ न कुछ सुनाया जाता है, लेकिन तब भी मैं कान बंद करके चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन जब बात मेरे सर से ऊपर चली जाती है ना, तब मुझसे सहन नहीं होता, मेरा खून खौल उठता है। आप चुगली करती हैं ना सासू माँ से, सब पता है मुझे, मैं सब सुनती रहती हूँ। और ज़रूर आज भी आपने सासू माँ से कुछ बोला होगा। रमा चुप रह। रमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पहले तो ये कभी जवाब नहीं देती थी, पता नहीं अचानक से जवाब देना कहाँ से सीख गई तेरी भाभी। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, मैं भाभी से बिल्कुल बात नहीं करने वाली। हाँ। रमा की ननद और सासू माँ दोनों ही रमा से बोलना बंद कर देती हैं। मुझे क्या, अच्छा ही है, कम से कम मुझे उनके लिए खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। खाना तो छोड़ो, चाय और नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा, बढ़िया है। बैठ ही रहो मुंह फुलाकर दोनों। लो मैं आ गया, चलो गर्मा गर्म समोसे खाने आ जाओ। हाँ पापा। सभी लोग समोसा खाने लगते हैं, लेकिन इस बार किसी को भी समोसा पसंद नहीं आता। अरे ये चंदू समोसे वाले को क्या हो गया? आलू तो देखो बिल्कुल कच्चा है। हाँ माया, समोसा तो बिल्कुल बेकार बना है इस बार। लगता है उनकी दुकान में भीड़ ज़्यादा होने लगी है। मम्मी ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, शुरू में एकदम बढ़िया बनाएंगे, लेकिन बाद में जैसे ही उनके पास कस्टमर बढ़ जाएंगे वैसे ही ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाद में तो इनके कस्टमर बन चुके होते हैं ना। सही कहा तूने। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इस परिवार को फिर से चंदू समोसे वाले के समोसों की याद आने लगती है, इसलिए फिर से ये वहीं से समोसे ले आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार समोसे अच्छे बने होंगे। हे भगवान, राम राम राम। समोसे देखो अंदर से कितने कच्चे हैं, ऊपर से आलू में नमक कितना ज़्यादा डाल दिया है इसने। लगता है ये जानबूझकर ऐसे समोसे बना रहा है। अरे नहीं नहीं, उनकी दुकान में बहुत भीड़ होती है, भीड़ होने के कारण वो अपने समोसे पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, और नहीं तो क्या। बेटा अब हम कान पकड़ रहे हैं, अब से हम चंदू समोसे का नाम भी नहीं लेंगे। इसकी 1.5 घंटे बाद, ये लीजिए समोसे, मैंने बनाए हैं। सभी लोग रमा के हाथ के बने समोसे चखते हैं तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे समोसों का स्वाद कुछ चंदू समोसे वाले की तरह ही आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे समोसे की रेसिपी पूछ ली थी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि अब हमें घर में ही टेस्टी और अच्छे समोसे खाने को मिलेंगे। जी पापा जी। तो अब रमा अक्सर ऐसे ही समोसे बनाने लगती है और साथ ही घर में खूब तारीफ़ें भी बटोरती है। वहीं इसी बीच रमा को अपने समोसे में एक्सपेरिमेंट करने का मन कर जाता है। आज मैं बनाऊंगी भरते का समोसा। इसके बाद रमा बैंगन लाती है, टमाटर लाती है और उसका भरता बना देती है। इसके बाद वो समोसे में इस भरते की फीलिंग करके तल देती है। क्या खुशबू आ रही है। चलो, अब मेरे सारे भरते के समोसे बन चुके हैं। अब जल्दी से सबको ये भरते वाले समोसे खिलाती हूँ। इसके बाद रमा ट्रे में भरते वाले समोसे रखकर सभी को देने जाती है। सभी लोग उसके भरते वाले समोसे चखते हैं और बहू, ये भरते वाले समोसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, भरते के समोसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं। नाइस। मुझे तो ये भरता वाला समोसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं आप लोगों को कहाँ से अच्छा लग रहा है, कितना ऑयल भरा है इसके अंदर। अरे ननद जी, जब कल आप भटूरे खा रही थी तब तो आपने ये बात नहीं बोली कि उसके अंदर कितना ऑयल है, और परसों जब आप वो कचौड़ियाँ खा रही थी, वो भी 4-5, तब आपको उसमें ऑयल नहीं दिखा था। मैं खाऊंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ननद जी, खाइए खाइए, जितना खाना है खाइए, लेकिन कम से कम जब मैंने इतनी मेहनत से ये भरते वाले समोसे बनाए हैं तब कुछ गलत तो मत बोलिए।
अरे ज़रा सोचा करिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। मुझे समोसे अच्छे नहीं लगे तो मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, वो तो मुझे पहले से पता था कि आप यही बोलने वाली है, क्योंकि आपको मेरी कोई चीज़ कहाँ अच्छी लगती है। तुम दोनों ननद भाभी कितना बहस करती रहती हो, कभी तो चुप हो जाया करो। अरे मेरी बेटी कहाँ ज़्यादा बोल रही है, ज़्यादा तो ये बोल रही है आपकी बहू। आपकी बहू? ये क्या बात हुई माँ जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? वो फिर से शुरू हो गया इन लोगों का। इस तरह आज भी इन तीनों में बहुत कहा सुनी होती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और रमा 2-3 दिन छोड़कर कभी टमाटर के, कभी लौकी के, कभी आलू के भरते का समोसा बनाती रहती है। इसी बीच चलो आज मैं बनाऊंगी मटर, कद्दू और सोयाबीन के भरते का समोसा। देखती हूँ इन तीनों समोसे में से घर वालों को सबसे ज़्यादा कौन सा वाला पसंद आता है। थोड़ी देर बाद अपने भरते वाले समोसे तैयार करके रमा सबको खिलाती है, लेकिन इस बार सभी को ये 3 प्रकार के समोसे कुछ खास पसंद नहीं आते। बहू तू निराश मत हो, बस कोशिश करती रहे। हाँ, इसी के साथ रमा का ऐसे ही भरती के समोसों का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। वहीं कुछ दिनों बाद जब मनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये कुछ नए तरीके के समोसे हैं। क्यों, अच्छे नहीं लगे क्या आपको वैशाली जी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, मैं भी यही बोलने वाला था। ये कुछ नए तरीके के समोसे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, वाकई में? ये सब तो मेरी बेटी मनीषा ने बनाया है। अरे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारी होने वाली बहू के हाथ में खूबसूरत स्वाद है। आप तो बस निश्चिंत रहिए वैशाली जी। इसके बाद थोड़ी देर और बातचीत होती है और वैशाली देवी अपने बेटे का रिश्ता मनीषा से पक्का करके चली जाती है। आज मेरी बहू के समोसों की वजह से मेरी बेटी को बहुत तारीफ मिली। तो करीब 9-10 महीने बाद मनीषा की शादी भी हो जाती है। समय बीतता है। मंदिरा का बेटा 2.5 साल का हो जाता है। तभी एक दिन जब मंदिरा का पति विदेश से आया हुआ था। मम्मी, अरे बेटा क्या हुआ? मम्मी पापा देखो ना, छोटू को क्या हो रहा है। अरे जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। अरे क्या हो गया इसे? सागर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं मंदिरा बहुत रो रही थी। रो मत बेटा, छोटू को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर घर आते हैं और छोटू का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो सभी को बताते हैं कि छोटू को फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर के चले जाने के बाद, माँ मुझे पता है कि मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। ये भाभी के समोसों की वजह से हुई। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में इतने समोसे मत बनवाओ माँ, देखो आज क्या हो गया। तो सही कह रही है बेटा, लेकिन ये औरत सुनती ही कहाँ है किसी की। अरे माया, जाने दो। नहीं पिताजी, मंदिरा सही कह रही है। जब देखो रमा समोसे ही बनाती रहती है। मैं तो अपने बेटे को इनका भरते वाला समोसा खाने ही नहीं देती थी, लेकिन पता नहीं इसने वो समोसा कैसे खा लिया। लगता है ये चुपचाप किचन में गया होगा और खा लिया होगा। अरे अगर घर में समोसे बनते ही नहीं तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हाँ, कल ना एक लास्ट समोसा बचा था, वही इसने खा लिया होगा। नहीं सासू माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटू ने समोसा खाया हो और हम लोगों को पता भी ना चले। अरे मंदिरा इसे समोसा खाने के लिए मना करती रहती है, इसलिए हो सकता है कि इसने चुपचाप खा लिया हो। तो भी तो हमेशा किचन में समोसे रखी रहती है। सुधर जा बहू, अगर आज छोटू को कुछ हो जाता तो मैं तुझे छोड़ती नहीं। माँ भाभी से कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाए। ननद जी, मैं कह रही हूँ ना, समोसा छोटू ने नहीं खाया होगा। तभी मंदिरा का पति हाँफते हुए घर के अंदर आता है। आप अब आ रहे हैं? अरे मैं बहुत दूर गया हुआ था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बाबू ठीक है ना? हाँ ठीक है, सो रहा है। इसके बाद मंदिरा उसे सारी बात बताती है। अरे आप लोग भी ना बड़े अजीब है। बिना सच जाने ही आप सबने रमा भाभी को इतना कुछ सुना दिया। वो समोसा मैंने खाया था, ना कि छोटू ने। और छोटू को फूड पॉइजनिंग इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बाहर का स्नैक्स वगैरह भी तो खाता रहता है, और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है। क्या वो समोसा आपने खाया था? हाँ, रात में मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने वो समोसा खा लिया। सच्चाई को जानने के बाद मंदिरा, माया देवी और सागर को बहुत बुरा लगता है। वो तीनों रमा से माफ़ी मांगते हैं। बहू हमें माफ़ कर दे। हाँ भाभी, गलती हो गई। कोई बात नहीं सासू माँ, नाना जी, सागर जी, एक बात तो मुझे भी समझ में आ गई है कि मुझे घर में इस तरह बार बार समोसा नहीं बनाना चाहिए।
अब रमा 15 या 20 दिन में एक बार समोसा बनाती और खुशी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं। निशा और मोनिका दोनों देवरानी जिठानी जो एक दूसरे से अलग अलग फ्लोर पर रहती हैं, लेकिन दोनों के लिए घर की छत तो एक ही है। अब सर्दी के मौसम में छत कितने मायने रखती है ये तो आप सब समझते ही होंगे। अब सर्दी में छत के लिए घर में दोनों देवरानी जेठानी के बीच में कैसे कैसे कलेश होते हैं, चलिए देखते हैं। अलग अलग फ्लोर पर रहने से अच्छा है पहले ही छत का बंटवारा करवा लिया होता तो सही रहता। अब पूरी सर्दियां ऊपर उस मोनिका की शक्ल देखनी पड़ेगी। अरे सुबह सुबह किस बात पर अपना मूड खराब कर रखा है? सुबह सुबह तो कम से कम ठीक से रहो। चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं, आज धूप निकली है, मैं छत पर जाके कपड़े धोऊंगी। पता नहीं हफ्ते में फिर कब दोबारा धूप निकले। निशा सारे गंदे कपड़े लेकर ऊपर छत पर चली जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी मोनिका पहले से ही छत पर कपड़े धो रही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिठानी जी, लगता है आपको चश्मे का नंबर आ गया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है मुझे, और ये भी समझ में आ रहा है कि जानबूझकर कपड़े धोने के लिए छत पर आई हो। अच्छा जी, मेरा तो दिमाग खराब है ना, जो इतनी सर्दी में जानबूझकर कपड़े धोऊंगी मैं, वो भी इतने ठंडे ठंडे पानी में। हाँ, तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आज मुझे कपड़े धोने थे और मुझे परेशान करने का तो तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब अपने कपड़े यहाँ से हटाओ और चुपचाप मुझे कपड़े धोने दो। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे धोने दूँ? और अगर कपड़े धोने इतने ही ज़रूरी थे तो सुबह जल्दी उठकर छत पर आ जाती। अब जब तक मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे तब तक मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगी। इंतज़ार कर लो आप। देखो तो ज़रा, इंतज़ार कर लो आप। आई बड़ी मुझे ऑर्डर देने वाली। मैं 1 घंटे बाद आऊँगी, तब तक तुम्हारे सारे कपड़े धुल जाने चाहिए, वरना जितने भी कपड़े बचेंगे ना उसे तुम कल धोना। अरे हाँ हाँ ठीक है, धुल जाएंगे 1 घंटे में मेरे कपड़े। निशा नीचे आ जाती है और 1 घंटे बाद फिर से छत पर कपड़े धोने के लिए जाती है। मोनिका के कपड़े धुल चुके थे इसलिए वो नीचे चली जाती है और निशा कपड़े धोने शुरू करती है। अच्छा हुआ जो चुपचाप नीचे चली गई, वरना फिर से इसके साथ लड़ाई करनी पड़ती। पता है मुझे जानबूझकर कपड़े धोने के लिए ऊपर आई थी, पर मैं भी निशा हूँ निशा, भेज दिया इसे चुपचाप नीचे। निशा कपड़े धो लेती है, लेकिन जब वो कपड़ों को सुखाने के लिए तार को देखती है तो सारे तार पर मोनिका ने पहले ही कपड़े भर दिए थे। जब इसे पता था कि आज मैं भी कपड़े धोने वाली हूँ तो थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ सकती थी कपड़े सुखाने के लिए। अभी बताती हूँ इसे। मोनिका, मोनिका! निशा मोनिका को आवाज लगाती है और मोनिका जल्दी से ऊपर आती है। अरे क्या हो गया? क्यों मोनिका मोनिका चिल्ला रही हो? जब तुझे पता था कि तेरे बाद मैं कपड़े धोने वाली हूँ तो तूने पूरी छत पर अपने कपड़े क्यों सुखाए? अभी के अभी आधे कपड़े उतार दे, मुझे कपड़े सुखाने हैं। अरे कहाँ से उतार दूं और उतार कर सुखाऊंगा? इतनी ही फैसिलिटी चाहिए थी तो जल्दी उठकर छत पर आना चाहिए था। जाकर नीचे तार लगाकर कपड़े सुखा लो, मैं इनमें से एक भी कपड़ा नहीं उतारने वाली। अब मोनिका तो ये बोलकर नीचे चली जाती है, लेकिन निशा को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो मोनिका के सुखाए हुए कपड़ों पर ही अपने धुले हुए सारे कपड़े सुखा देती है। मत उतार कपड़े, अब पता चलेगा तुझे। शाम को मोनिका छत पर जाती है तो अपने सुखाए हुए कपड़ों पर निशा के कपड़े सूखते हुए देखकर उसका खून खौल जाता है और वो उसके सारे कपड़ों को नीचे गिरा देती है। तभी निशा भी कपड़े उतारने के लिए ऊपर आती है। ये क्या किया तूने? सारे धुले धुलाए कपड़ों को नीचे फेंक दिया। तो आपने इन कपड़ों को मेरे कपड़ों के ऊपर सुखाया क्यों? मैंने बोला था ना नीचे सुखा लो। अब जैसी करनी करोगी वैसा ही फल भोगोगी। तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, ज्यादा डायलॉगबाजी करनी है ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे धुले धुलाए कपड़े गंदे किए, अब मैं तेरे धोए हुए कपड़े गंदे करूंगी। निशा भी मोनिका के सारे कपड़ों को नीचे गिरा देती है और इस चक्कर में दोनों का कपड़े धोने का कोई फायदा ही नहीं होता और अगले कई दिन तक सर्दी में धूप भी नहीं निकलती। तभी कुछ दिन बाद, अरे यार मोनिका, ये क्या कर रही हो तुम? आपने बोला था ना इस बार सर्दी में गाजर का अचार बना देना, तो बस वही कर रही हूँ। मसाला बनकर तैयार हो गया है, इसे बस जार में गाजर के साथ डालकर छत पर धूप में रख कर आऊंगी। मोनिका अचार का जार लेकर ऊपर धूप में रख कर आती है। थोड़ी देर बाद निशा भी गद्दे और कंबल सुखाने छत पर जाती है। अच्छा है आज इसने कपड़े नहीं धोए, वरना कंबल सुखाने की जगह ही नहीं मिलती। निशा कंबल वगैरह सुखाकर नीचे आ जाती है। 2-3 घंटे बाद मोनिका छत पर अचार का जार लेने जाती है तो देखती है कि जार पर तो धूप लग ही नहीं रही। हद हो गई, मैंने अचार को धूप में रखा और ये यहाँ पर अपने कंबल सुखाकर चली गई। दूसरी तरफ भी तो सुखा सकती थी, इन्होंने जानबूझकर अचार को धूप नहीं लगने दी। अब देखो मैं क्या करती हूँ।
मोनिका जानबूझकर सूखे हुए कंबलों पर पानी डाल देती है और जैसे ही निशा ऊपर कंबल उतारने के लिए आती है तो कंबल तो पूरे गीले पड़े थे। अरे यार, ये सारे के सारे कंबल गीले कैसे हो गए? दिन में बेड से निकालकर सीधा छत पर ही तो डाले थे। पक्का ये सब मोनिका का काम है। एक घर में वही तो है जो मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकत कर सकती है। निशा गुस्से में मोनिका के फ्लोर पर जाती है। तूने मेरे कंबलों पर पानी क्यों डाला? पता है ना सर्दी में कितनी मुश्किल से धूप निकलती है। हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि सर्दियों में कितनी मुश्किल से धूप निकलती है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं, इसीलिए तो मेरे अचार को सूखने नहीं दिया, उसके ठीक सामने इन कंबलों को सुखा दिया। अरे लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि वहां पर तुमने अचार सूखने के लिए रखा हुआ है। ध्यान नहीं गया मेरा। ये सब ना बहाने हैं, वरना इतनी बड़ी अचार की बरनी आपको दिखी नहीं। अरे हद हो गई, मैं भला जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? अब नहीं दिखी तो नहीं दिखी। कोई बात नहीं, एक बार नहीं दिखी तो क्या हुआ, अगली बार अच्छी तरह दिखाई देगी, क्योंकि आपको ये याद रहेगा कि अगर आपने फिर से ऐसा किया तो दोबारा से भी आपकी कंबलों का यही हाल होगा। तुम्हें तो मैं बस बस बस, मेरे सामने गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। अब आप आराम से अपने फ्लोर पर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अब सर्दी में जिस भी दिन धूप निकलती उस दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा जरूर होता। कुछ दिन बाद, मम्मा नीचे बैठकर ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही, ठंड लग रही है, चलो ना छत पर चलकर बैठते हैं, धूप में थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर लूँगा। ठीक है बेटा, चलो, इसी बहाने मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी। निशा अपने बेटे रोहन के साथ ऊपर छत पर जाती है और वो दोनों चटाई बिछाकर वहां बैठ जाते हैं। रोहन अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद, मम्मी चलो ना छत पर चलते हैं, थोड़ी देर धूप में जाकर बैठते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बस छत पर वो निशा दीदी है ना, वो सारा मूड खराब कर देगी। मोनिका भी राशि के साथ छत पर चली जाती है और राशि छत पर जाते ही गाना चलाकर डांस करना शुरू कर देती है। देखो मम्मा, मैं कितना अच्छा डांस कर रही हूँ ना। राशि प्लीज गाने की वॉल्यूम कम करना, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं रोहन भैया, अगर गाने की आवाज़ कम करोगी तो डांस करने में मज़ा नहीं आएगा, आप नीचे जाकर पढ़ लो। भला ये क्या बात हुई? अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो जानबूझकर क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे पता है मोनिका, ये सब तुमने ही करने के लिए कहा होगा राशि को, वरना छोटी सी बच्ची इतनी जिद क्यों करेगी? हद हो गई भी, मैं क्यों बोलूँगी? और अब आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा ही दिया है ना, तो अब देखो म्यूज़िक तो और तेज़ बजेगा। और बेटा तुझे पढ़ना ही है ना तो नीचे जाकर पढ़ ले, क्योंकि छत पर तो अब जब तक धूप रहेगी तब तक म्यूज़िक बजता रहेगा। अब इस बात पर फिर से उन दोनों की बहस छिड़ जाती है और बेचारा रोहन नीचे ही आ जाता है। कुछ दिन बाद, अरे निशा, हमारे घर में ये कुत्ता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चुपचाप आराम से तो बैठा है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि हमारे घर में अचानक एक कुत्ता कहाँ से आ गया? रोहन लेकर आया क्या कहीं से? अरे नहीं, वो पड़ोस वाली शिल्पा है ना, आज वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी और अपने डॉग को भी साथ लेकर जा रही थी। तो मैंने बोला तुम क्यों परेशान होती हो, जब तक तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ से नहीं आ जाती तब तक टाइगर को मैं संभाल लूँगी। अच्छा, चलो टाइगर, छत पर धूप निकली है, हम दोनों छत पर चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। ऑफिस में तो धूप नसीब होती नहीं, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो थोड़ी धूप ले लूँ। सुनील, निशा और टाइगर छत पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मोनिका छत पर आती है तो टाइगर को देखकर डर जाती है और टाइगर उसे देखते ही भौंकने लगता है। बू 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 बू। अरे छत पर ये पड़ोसियों का कुत्ता कहाँ से आ गया? दीदी हटाओ इसे, नीचे भेजो। अरे डर क्यों रही हो, कुछ नहीं करेगा। अभी तक आराम से बैठा था ना, अच्छे लोगों को कुछ नहीं कहता, पर पता नहीं तुम्हें देखते इसने भौंकना क्यों शुरू कर दिया। आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे देखते ही इसने भौंकना शुरू किया। मेरे कहने का तो कुछ मतलब नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारे आने से पहले ये शांत बैठा था और तुम्हारे आते ही भौंकने लगा। वैसे ये ना तभी भौंकता है जब इसका किसी को काटने का मन करता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें नहीं काटेगा। रहने दो आप, मुझे पता है आप जानबूझकर इसे ऊपर लेकर आई हो ताकि मैं छत पर धूप में ना बैठ पाऊँ। पूरी छत पर आपने ही कब्जा कर लिया है, कभी मुझे ढंग से सुख लेने ही नहीं देते। अरे मैंने कब कुछ बोला? मैं तो बोल रही हूँ कि बैठ जाओ। अब तुम्हें ही छत पर नहीं बैठना तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? टाइगर, तुम ही बुला लो, क्या पता तुम्हारे बुलाने से यहाँ ऊपर आ जाए। बू बू बू। निशा जानती थी कि मोनिका कुत्तों से डरती है, इसलिए उसने जानबूझकर पड़ोसन के उस डॉग को लाया था ताकि जब तक वो उसके पास रहेगा तब तक डर के मारे मोनिका छत पर नहीं आएगी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद, उस टाइगर का फ़ायदा उठाकर निशा भाभी ने मुझे इतने दिन तक छत पर बैठने नहीं दिया, लेकिन मेरा नाम भी मोनिका है। मोनिका,
इस बात का बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगी। छत पर बैठना हराम कर दूंगी उनका। मोनिका छत पर जाती है और एक चूल्हे वाले को बुलाकर छत पर एक चूल्हा बनवा लेती है और पूरी छत पर उपले और लकड़ियां बिखेर देती है। अब मुझे पता है थोड़ी देर बाद निशा दीदी, रोहन और सुनील भैया के साथ ऊपर आएगी और जैसे ही ऊपर आएगी वैसे ही मैं चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दूंगी और जब उनकी आंखों में वो धुआं जाएगा, आहा क्या मजा आएगा। अब मोनिका निशा के छत पर आने का इंतजार करती है और निशा जैसे ही सुनील और रोहन के साथ छत पर जाती है वैसे ही मोनिका भी छत पर जाकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है और पूरी छत पर धुआं धुआं फैलने लगता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जब घर पर खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है तो चूल्हे पर खाना बनाने का क्या शौक चढ़ा है तुम्हें? मुझे चूल्हे पर खाना बनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा, लेकिन महेश जी को आज चूल्हे का खाना खाने का मन था और राशि ने भी कभी चूल्हे वाला खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ। आपको भी खाना है तो आपके लिए भी बना दूँ। बहुत अच्छे से पता है किसका कितना चूल्हे वाला खाना खाने का मन है। अच्छी तरह जानती हूँ। हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रही है ना, ताकि इस चूल्हे का धुआं हमारी आंखों में लगे और हम परेशान हो। अरे दीदी, आप दोनों कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। चूल्हे की बात में सभी ये भूल जाते हैं कि छत पर रोहन की स्कूल ड्रेस सूख रही थी जो व्हाइट कलर की थी। अचानक रोहन का ध्यान उस पर जाता है और वो देखता है कि चूल्हे के धुएं से उसकी स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल काली पड़ गई है। अरे चाची, ये आपने क्या किया? आपके चूल्हे के धुएं की वजह से मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब मुझे फिर से ये कपड़े धोने पड़ेंगे। एक तो इतनी सर्दी में कपड़े धोने की महाभारत और फिर उन्हें सुखाने की। आज तो तूने बहुत ही गलत हरकत की है। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे नहीं दीदी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। सच में मेरा ध्यान ही नहीं गया कि रोहन की स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ पर सूख रही है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इस बात पर दोनों की बहस छिड़ जाती है और मोनिका का सारा ध्यान चूल्हे से हटकर निशा की बात पर चला जाता है और चूल्हे की आग मोनिका के दुपट्टे में लग जाती है। आग! आग! कोई बचाओ इसे! निशा जल्दी से ठंडे पानी की बाल्टी उठाती है और आग बुझाने के लिए मोनिका के ऊपर डाल देती है। मोनिका ठंड में बुरी तरह जम जाती है। सॉरी मोनिका, लेकिन आग बुझाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं था। देख लो, अब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकत करोगी तो अंजाम तो ऐसा ही होगा ना। अब इसके आगे मोनिका क्या ही बोलती। वो चुपचाप उठती है और नीचे चली जाती है और इतनी ठंड में ठंडे पानी से भीगकर उसे बुरी तरह सर्दी लग जाती है। अरे मोनिका, ये सर्दी कैसे लग गई तुम्हें? और अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ऊपर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए गई थी, अचानक बीमार हो गई। एकदम से क्या हो गया? ऊपर चूल्हे पर खाना बनाते बनाते मेरी और निशा दीदी की बहस हो गई। मेरे दुपट्टे में चूल्हे से आग लग गई। निशा दीदी ने आग बुझाने के लिए मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। मुझे सर्दी लग गई। अरे तो तुम्हें छत पर खाना बनाने की जरूरत ही क्या थी? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि चूल्हे पर खाना बनाना ही क्यों है, पर तुम ही थी कि मेरी बात नहीं मान रही थी। यहाँ महेश और मोनिका की बात चल रही थी और वहाँ निशा परेशान हो रही थी क्योंकि रोहन के स्कूल के यूनिफॉर्म से चूल्हे के काले निशान निकल ही नहीं रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? जब तक ये निशान निकलेंगे तब तक छत से धूप भी चली जाएगी। अगर हम दोनों के फ्लोर की तरह घर की छत भी अलग अलग होती तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना होती। बस अब बात हो गया, अब तो छत का बंटवारा करना ही पड़ेगा। चलो जी ऊपर, उन दोनों से बात करने चलते हैं। निशा सुनील के साथ मोनिका के फ्लोर पर जाती है और छत के बंटवारे के बारे में बात करती है। अच्छा हुआ जो आप दोनों इस बारे में बात करने आ गए, क्योंकि हम दोनों भी आपसे इसी बारे में बात करने आने वाले थे। हम आज के आज ही इस छत का बंटवारा करवाएंगे। दोनों बहू की रंजिश की वजह से छत के बीच में एक दीवार खड़ी करवाकर छत के 2 हिस्से हो जाते हैं और अपनी अलग अलग छत पाकर दोनों बहू बहुत खुश होती हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। आज कितने दिन बाद आराम से कपड़े धोए। अब तो कपड़े सुखाने का भी कोई झंझट नहीं कि मोनिका आकर काम खराब कर देगी। निशा छत पर कपड़े सुखाती है, लेकिन अब छत इतनी छोटी हो चुकी थी कि थोड़े से कपड़े सुखाती ही छत कपड़ों से भर जाती है। अरे ये क्या हो गया? इतने से कपड़े सुखाते ही छत कपड़ों से भर गई। अभी तो इतने सारे कपड़े बाकी हैं, इन्हें कहाँ पर सुखाऊंगी? इससे अच्छा तो पहले की छत ही थी। इस छत का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इधर कपड़े सुखाने के लिए छोटी सी जगह होने की वजह से निशा परेशान हो रही थी और वहाँ मोनिका। अरे यार, छत पर गेहूं सुखाने के बाद कपड़े सुखाने की तो जगह ही नहीं बची। मैंने तो सोचा था छत का बंटवारा करके फ़ायदा होगा, लेकिन ये तो उल्टा नुकसान हो गया। अब एक साथ 2 काम कैसे करूँगी?
जब तक छत पर ये गेहूं सूखते रहेंगे तब तक मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी, और जब तक ये सूखेंगे तब तक तो धूप भी चली जाएगी। मम्मा, इसका मतलब अलग अलग छत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? इस पर तो मैं खेल भी नहीं पाऊंगी। पहले हमारी छत कितनी बड़ी थी, अब इतनी छोटी सी हो गई। अगर आप और ताई जी लड़ते नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। सही बोल रही हो बेटा, लेकिन तब लड़ने से फुर्सत नहीं थी। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। पहले तो देवरानी जेठानी छत के लिए लड़कर उसका बंटवारा करवा लेती है, और जब बंटवारा हो जाता है तो हिस्से में जरा जरा सी छत आने के बाद दोनों पछताती रह जाती हैं। तुम्हें जो करना है राहुल करो, आई रियली डोंट केयर। और वैसे भी मेरी जॉब हो गई है, मैं चाइना शिफ्ट हो रही हूँ। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। अब मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाली। अपने घर के हॉल में बैठी प्रिया ये बातें कहकर अपने बॉयफ्रेंड राहुल का फोन कट कर देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का प्रिया? वो तो राहुल है जो तेरी बातें सुन लेता है, कोई और रहता ना तो सुना देता उल्टा। आ जाती अकल ठिकाने। और तू ये क्या फेंक रही थी उसे? तेरे पापा जो तुझे शहर से बाहर नहीं जाने देते, वो तुझे चाइना जॉब करने भेज देंगे। और वो तो दूसरी बात रही, पर तेरी जॉब चाइना में, रुक मुझे हंस लेने दे पहले। यहाँ तो मेरा बेड़ा गर्क करने के लिए तुम खुद ही तैयार रहती हो मम्मी। जा तो रहे हैं ना हम भैया की शादी में चाइना। अरे वो तो 7 दिन के लिए, जिसमें जाना आना रहना तीनों इंक्लूडेड है। और वो भी इसलिए क्योंकि तेरी बुआ हमारी टिकट्स करवा रही है, वरना अभी हम जाते क्या चाइना इतने पैसे लगाकर। ये तो तुम जानती हो मम्मी कि चाइना हम बुआ के पैसे की टिकट से जा रहे हैं, उनके बेटे की शादी में जा रहे हैं। पर ये बात राहुल तो नहीं जानता ना। जैसे ही टिकट्स और फ्लाइट्स की फोटो डालूंगी ना, दिल दहल जाएगा उसका। और जो चुप बैठा है ना, वो पिछले 5 सालों से सीधा पापा मम्मी से हमारी बात कर लेगा और मेरी शादी हो जाएगी। वरना जितना डरपोक वो है ना, उससे नहीं होने वाली बात घर पर। एक करंट जरूरी है। अच्छा, आइडिया बढ़िया लगा लेती है तू, मैं ही समझ नहीं पाई। और जैसे ही प्रिया फ्लाइट में बैठती है, न्यू बिगिनिंग लिखकर फोटो अपलोड कर देती है, जिसे देखकर राहुल के तो तोते उड़ जाते हैं। ठीक हुआ तेरे साथ, देख ले निकल गई ना भाभी हाथ से। अरे भाई, इतने सालों से लड़की तुम्हारे लिए बैठी हुई थी और तुम थे कि घर में तुम्हारा मुंह खुल ही नहीं रहा था। अब वो चाइना में जॉब करेगी, वहाँ कोई अच्छा चीनी लड़का मिल जाएगा, दोनों शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगे। ना वापस इंडिया आना होगा, ना राहुल को देखना। अरे मेरी ही गलती हो गई यार, मेरी ही गलती हो गई। मैं तो सेटल हूँ, घर का बिजनेस है, मुझे पहले ही प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर उसने जॉब ज्वाइन कर ली तो। और राहुल की टेंशन बढ़ाती हुई अगले ही दिन एक ऑफिस के बाहर की फोटो खींचकर प्रिया अपलोड कर देती है। न्यू लाइफ? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती प्रिया। संकेत, तू दुकान संभाल, मैं अभी आया। घबराता हुआ राहुल भागते हुए नीचे दुकान से ऊपर अपने पापा मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी, मुझे एक लड़की से प्यार है और शादी करूंगा तो मैं उसी से। उसका नाम प्रिया है और फिलहाल वो चाइना में है। तुमने चाइनीज लड़की पटा ली बेटा? ऐसे संस्कार तो मैंने तुझे नहीं दिए थे। हाँ, तो मेरे बेटे में किसी चीज़ की कमी है क्या? वैसे कैसी दिखती है, क्या करती है? आपको कोई एतराज़ नहीं है मम्मी? आप तो कहती थी कि अपने पसंद की लड़की ले आएगा तो टांग तोड़ दूंगी। अरे बेटा, वो तो मैं पहले कहती थी। अब पढ़ने की उम्र में तू लड़कीबाजी करेगा, ये शोभा देता है क्या? बच्चों को डराने के लिए कहना पड़ता है। खुली छूट दे देती तो तू 16 की उम्र में ही लड़की ले आता। वैसे बिना तेरी कुंडली में लिखा हुआ था छोटी उम्र में तू शादी कर लेगा, इसीलिए हमें सख्ती बरतनी पड़ती थी। मैं तो चला रिश्तेदारों को बताने कि चाइना में रही लड़की को ला रहा है मेरा राहुल। जो लड़के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़कर ना कर सके, वो मेरे बेटे ने राशन की दुकान में बैठकर कर दिया। अपने घर वालों को राजी करने के बाद राहुल सीधा प्रिया को फ़ोन करता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया, तुम वापस लौट आओ, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। पागल हो क्या राहुल? मेरी जॉब है, अभी मैं एग्रीमेंट साइन करने वाली थी। अगर साइन कर दिया होता तो मैं तो 5 साल तक नहीं लौट सकती थी। कितने की नौकरी लगी है तुम्हें? मैं दे दूंगा पैसे, तुम आ जाओ यार प्लीज। तुम्हें हमारे 5 साल के प्यार का वास्ता, आ जाओ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तुमने प्यार का वास्ता दिया है इसलिए लौट रही हूँ, वरना इस बार मैं वापस नहीं आने वाली थी। अब तो बस हर तरफ प्रिया के ही चर्चे थे। आज चाइना से लौटी प्रिया को देखने के लिए राहुल के परिवार के साथ उसके अड़ोस पड़ोस वाले दूर दूर के रिश्तेदार भी आए थे। प्रिया भी कुछ कम नहीं थी। खुद को चाइना रिटर्न प्रूव करने के लिए प्रॉपर चाइनीज कपड़ों में तैयार होकर प्रिया बाहर आती है। हाय हाय,
हाँ मैं शायद प्रिया आपको बुला रही है, माँ कह रही है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं मम्मी को नहीं बुला रही हूँ, मेरी गलती होगी। चाइनीज़ में ना मैंने आपको हाय कैसी हैं ये पूछ लिया। वो क्या है ना, चाइनीज़ बोलने की आदत ऐसी हो गई है कि देख रहे भाई साहब, ये मेरी होने वाली बहू है। आप तो कहते थे राहुल को 70 की उम्र से मैंने गले पर बिठा दिया, क्या कर पाएगा वो। चीन से बहू लेकर आ गया मेरा बेटा, और हमें ताना देने वालों के बच्चों को ना नौकरी मिली ना छोकरी। इतने साल से चीन में रही है कि हिंदी तक बेचारी भूल गई है। कोई बात नहीं बेटा, उतना मेरे बिना दूर का एक साला फ्रांस में रहता है, पर वो हमसे हिंदी में ही बात करता है। करता होगा अंकल जी। वो क्या है ना, आपका साला किसी छोटे मोटे पेट्रोल पंप में काम करता होगा। मैं कंपनी में काम करती हूँ ना, वहाँ हमें इसी भाषा में बात करनी होती है, इसलिए। खैर बातों बातों में मैं तो नाश्ता लाना ही भूल गई। ऐसा खाना लाना बहू कि हम खा सके। पता चला तुम वो लंबे लंबे डंडे लेकर आ गई और खाने को दे दिया ताकि हम खा ही ना सके। डंडे? यू मीन चॉपस्टिक्स? हाँ हाँ वही वही। वही मैं सोचूं, आपके बेटे की तो शादी भी नहीं हुई, आपको डंडे कौन मारने लगा? क्या लड़की पसंद की है राहुल ने, ये तो धोती खोल रही है सबकी। मजा ही आ गया भाई। चीन और भारत का मिश्रण है मेरे और राहुल की जोड़ी। इस कायदे को बरकरार रखकर ही कुछ बनाऊंगी आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। और प्रिया बना कर लाती है डोसा पिज्ज़ा। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का डोसा और चाइनीज फिलिंग के साथ। ये क्या, इस डोसे में तो मसाला नहीं है। ये वेजीज, ये चीज़ ही तो है मसाला अंकल जी। हाँ आप बिना हद करते हो। मेरे अंदर छुपा चीन भी आपको देखना है, और खाना आपको पूरा देसी चाहिए, ताकि आप फिर मेरे चाइना रिटर्न होने पर सवाल उठा सके। वैसे ये पिज्ज़ा डोसा का कॉन्सेप्ट प्रमोद भी समझ नहीं पा रहा था, पर सभी के सामने उसे अपनी इज्जत भी तो रखनी थी। क्या लाजवाब चीज बनाई है बहू तूने, मजा आ गया। भाई साहब को रहने दे, वो कभी विदेश नहीं गए ना, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे सभी के सामने प्रमोद की इमेज बन जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद अच्छी तारीख देखकर प्रिया और राहुल की शादी करवा दी जाती है और चाइना रिटर्न प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। सवेरे सवेरे तैयार होकर प्रिया अपनी फ्रेंड प्रीति को वीडियो कॉल करके अपना आफ्टर मैरिज लुक दिखाती है। लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल सीधी सादी सावित्री टाइप की। वही तो, तू ऐसी क्यों लग रही है बहन, पागल हो गई है क्या तू? अरे मुझे लगा मुझे इस लाल साड़ी बिंदी और चूड़े में देखकर तू बड़ी खुश होगी, पर तू तो मुझ पर ही भड़क रही है। हाँ, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों के सामने बिछ जाती है। अरे भाई, राहुल को 5 साल लगे अपने घर वालों को तेरे बारे में बताने में, और तू एक बार में ही अपनी चीन रिटर्न की इमेज को पानी पानी कर देना चाहती है। एक बार उसे समझ में आ गया ना कि तू पूरी तरह उसकी हो चुकी है, उसके बाद तो नीचे राशन की दुकान से ऊपर राशन आएगा और तू खाना बनाएगी, राशन आएगा और तू खाना बनाएगी। राशन आएगा और मैं खाना बनाऊंगी? नहीं तो क्या, पूरी जिंदगी तेरी रसोई में चली जाएगी। तो समझ ले, जब तेरी इस चीन रिटर्न वाली इमेज को मेंटेन करना है, तभी तेरे ससुराल में तेरी इज्जत बरकरार रहेगी, वरना घर वही वही चौबारा, वही वर वही नारा। प्रीति की बात सुनकर प्रिया घबरा जाती है और लाल साड़ी खोलकर बिल्कुल चाइनीज गुड़िया की तरह स्कर्ट पहनकर तैयार होकर किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। पहली बार में ही नूडल्स में मज़ा आ जाएगा आज तो। पहली बार पराठे के अलावा इस रसोई में कुछ बन रहा है। ज्योति बाहर हॉल में जाकर सभी को इस बारे में बताती है। इस उम्र में मैदा उतना हजम तो नहीं होता, पर ठीक है, शादी में चाउमीन की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी। चाउमीन खाकर मन को तृप्ति नहीं हुई थी, अभी खा लेंगे तो मन पूरा हो जाएगा। हाँ तू भी खाना राहुल, वरना बेकार में बहू का मन छोटा हो जाएगा। कुछ देर बाद प्रिया रसोई से बाहर डोसा बनाकर लेकर आती है। प्रिया ने तो डोसा बनाया है ज्योति, तुम तो कह रही थी तुम्हारी भाभी नूडल्स बना रही है। लगता है तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ नूडल्स ही घूमते रहते हैं। और ये कैसे कपड़े पहने हैं प्रिया तुमने? हो गया, चले गए मेहमान, अब तो हम घर में हैं। हमारे सामने ये क्या तुम चाइनीज भेस बनाकर आ गई? एक मिनट राहुल, चाइना के भेस से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे चाइना में रह कर आ रही हूं मैं, वहां के लोगों से अभी भी बात होती है मेरी। चाइना मेरे अंदर है, समझ में आया तुम्हें? सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये रहे नूडल्स,
देख बहू, गलती से तूने डोसे के अंदर चाउमीन भर दिया। ओ गॉड मम्मी जी, ये चाइनीज डोसा है, चाओ डोसा कहते हैं इसे। मैं तो इस डोसा के अंदर से चाउमीन बाहर निकाल कर खा रही हूँ बाबा। तुम ऐसा नहीं कर सकती ज्योति, आज से तो मेरे चाओ डोसे की इंसल्ट होगी। खाना है तुम्हें अगर इस खाने को तो ऐसे ही खाना होगा। सभी की प्लेट पर नजर रखी हुई प्रिया वहीं खड़ी हो जाती है और ना चाहते हुए भी सभी को चाओ डोसा खाना पड़ता है। सभी को चाइनीज डोसा खिलाने के बाद प्रिया वापस अपने कमरे में आ जाती है और प्रीति को कॉल लगाती है। एक मिनट, क्या बताया तूने? जीजू ने क्या कहा? हमारे सामने ये भेस बनाने की क्या ज़रूरत है? भेस बनाना मतलब तो एक्टिंग कर रही है। अरे चाइना का कहकर तो पिछली वाली गली में तो नहीं गई थी। अरे भाई, आदमी यहाँ 2 दिन दूसरे शहर रहकर आता है तो वहाँ की बोली बोलने लगता है। तू तो चाइना गई ही थी। अभी से तेरी रियलिटी पर सवाल उठा रहा है, न जाने बाद में क्या होगा। इन ससुराल वालों का कुछ नहीं हो सकता। अरे हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था प्रीति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेकार में मैं इन लोगों के आगे पीछे बिछ रही थी। अब इन्हें पता चलेगा कि चाइना से बहुरानी लाने का हश्र क्या होता है। दोपहर को दुकान से आकर राहुल प्रिया से कहता है, एक काम करना प्रिया, आज रात को पैनकेक्स बना लेना। ज्योति का बड़ा मन है, बेचारे का चाउमीन का भी मन रह गया था, तो कम से कम पैनकेक्स तो खा लेगी। हाँ राजा जी, आपके लिए तो मैं केक्स बना ही दूंगी। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे और प्रिया सभी के लिए बनाती है चाइनीज डोसा केक। ये क्या है भाभी? सफ़ेद पैन केक? हाँ, हमारे चाइना में ना ऐसे ही डोसे के बैटर से पैनकेक बनते हैं। फिर तो ये पैनकेक क्या हुई? ये तो इडली हो गई। इडली मीठी होती है क्या? ये मीठी है। हे राम, अब इसे इडली समझ के खाना भी मुश्किल है। बेड़ा गर्क कर दिया तूने बहू। अब तू चाइना में नहीं है, आ गई है तू वापस। अब ये तेरा ससुराल है, भूल मत। हर वक्त हम चुपचाप तेरे चाइनीज डोसे की वैरायटी खाते रहते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि तू इस हद तक गिर जाएगी। अब से चाइनीज डोसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं खाने वाली। ऐसा कहकर आज पहली बार हमेशा अपनी बहू को सपोर्ट करने वाली मनीषा गुस्से में कमरे में चली जाती है, पर प्रिया को तो ज़रा भी पछतावा नहीं होता। अगली सुबह मनीषा ही सभी का नाश्ता बनाती है, जिसे देखकर प्रिया को बड़ा बुरा लगता है और वो सोच में पड़ जाती है। मुझे अपने ससुराल में अपनी इज्जत रखनी थी, मम्मी जी को रसोई में थोड़ी ना भेजना था। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। प्रीति से ही बात करनी होगी। और परेशान प्रिया प्रीति को कॉल लगाती है और हमेशा की तरह प्रिया के जीवन में तीली लगाने वाली प्रीति एक नए आइडिया के साथ तैयार हो जाती है। तेरे ही आइडिया के कारण आज मेरी और राहुल की शादी हो पाई है प्रीति। अब मेरे ससुराल के ड्रामे को भी तू ही ठीक करेगी। मुझे बताना यार प्रीति, क्या करूं मैं? तेरे कहने पर मैं चाइनीज़ तो बनाती रही, पर आज तो हद ही हो गई। मेरी सास खुद ही किचन में चली गई और नाश्ता बना लिया। और अगर मुझे काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे मैं सबको ये दिखा पाऊंगी कि मैं चाइना रिटर्न हूँ? घर में सभी साथ में रहते हैं, इसलिए कुछ भी बोलेगी तो तू ही फंसेगी। सबसे पहले राहुल पर अटैक कर। दोपहर को उसे खाना खाने ऊपर आने ही मत दे और कोई डिश बनाकर तू ही दुकान पर ले जा। अब स्टाफ को भी तो पता चले भाई भाभी विदेश से आई है। बेसन के डोसे के अंदर समोसे भरकर प्रिया नीचे राहुल के पास दुकान में ले जाती है और राहुल के साथ साथ कस्टमर और स्टाफ को वही डोसा खिलाती है। डोसे के अंदर बहुत कुछ देखा है, पर ये समोसा पहली बार देख रहा हूँ भाभी। देख लिया राहुल, एक बाहर वाले हैं जो मेरे चाइनीज डोसे की तारीफ करते हैं और एक तुम हो जिसे मेरा डोसा ही नहीं खाना। अरे भाई, अब मैं विदेश से आई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मंद बुद्धि हो तुम, मंद बुद्धि। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे राहुल और प्रिया के रिश्ते बिगड़ने लगे थे और रात को मनीषा को भी अपनी बहू को डांटने का अफसोस होता है और वो प्रमोद से कहती है, कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने बहू से। अगर वो चाइना से आई है तो उसमें उसकी क्या गलती? हमें भी तो चाइनीज़ बहू चाहिए थी। खाना बनाने में तो वो आनाकानी नहीं करती, बस खाना गलत बना देती है। ये पतले पतले कुरकुरे डोसे खा खा कर मेरा पूरा का पूरा मुंह ही कट गया। कल से ना आपको ये डोसे नहीं खाने पड़ेंगे, फिक्र मत कीजिए। कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा मुझे, वरना ये छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी। अगली सुबह मनीषा प्रिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, बेटा आज ना बूंदी के लड्डू बना लेना। वो क्या है ना, आज तेरे पापा का जन्मदिन है। जी मम्मी जी। मनीषा ये सोचकर खुश हो जाती है कि आज उसने अपनी बहू को बता दिया है कि क्या बनाना है, तो अब तो उसकी बहू को बूंदी के लड्डू बनाने ही पड़ेंगे।
पर प्रीति की पट्टी पड़ी हुई प्रिया बूंदी के लड्डू की बजाय बना देती है बूंदी के डोसे। ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ? प्रीति घर वाले समझ नहीं जाएंगे क्या ये ड्रामा? बूंदी के डोसे कौन खाता है? हाँ तो ठीक है, खोल दे राज, बता दे सभी को कि तू अपनी कजिन की शादी में गई थी चाइना, राहुल से नाराज होकर नहीं गई थी। पता नहीं क्यों किए कराए पर पानी फिराना चाहती है तू। अरे उन्हें क्या पता कि चाइना में बूंदी के डोसे बनते कि नहीं। कह देना चाइनीज डोसा है, सिंपल। और आज जैसे ही चाइनीज डोसा सर्व किया जाता है, मनीषा कहती है, आ गए डोसे समधी जी, कमरे से बाहर आ जाइए। आपकी बेटी ने आपके लिए बनाए हैं। बूंदी के लड्डू कहे थे मैंने, पर इसने बना दिए डोसे। चाइना से आई है ना। आज आपका बर्थडे है ना? मैं तो भूल ही गई थी। मुझे लगा पापा जी का है। कि प्रीति भी ना, पता नहीं क्यों मैं उससे सलाह लेती हूँ। आपको तो शुगर है पापा, मैं आपके लिए शुगर फ्री लड्डू बना कर लाती हूँ। इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है प्रिया। अगर तुम्हारी सास ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो तुम ये बूंदी के डोसे अपने ससुराल वालों को खिलाती, चाइनीज डोसा बताकर। और किसकी बात मानकर तुम ये सब कर रही हो? उस प्रीति की, जो खुद की शादी नहीं बचा सकी, डाइवोर्स है ना वो, उसकी सलाह लेती हो तुम। और किसके सामने तुम्हें अपनी इमेज बनानी है? अपने ससुराल वालों के। क्या कभी हमारे सामने तुम्हें अपनी इमेज बनाने की सोची? तो इनके सामने क्यों इमेज बनानी है तुम्हें, वो भी इस तरह? इतने अच्छे सास ससुर है, कद्र करो इनकी। पापा वो, अगर तुमने अब प्रीति से बात की तो मुझसे कभी बात मत करना। ये बात अगर मैं तुम्हें समझाती तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें तुम्हारी सहेली से बात करने से रोक रही हूँ। पर बेटा, हर रोज़ मैं ये सब कुछ होता देख रही थी, पर चुप थी। मुझे लगा एक दिन तुम समझ जाओगी, पर तुम तो समझने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि अगर बाप बेटी आपस में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ मनीषा एक अच्छी सास होने का फ़र्ज़ निभाती है, वहीं मुरारी एक अच्छा पिता होने का फ़र्ज़ निभाता है। जैसे ही प्रिया प्रीति से बात करना छोड़ती है, अपने आप लाइन पर आ जाती है और राहुल का परिवार खुशहाल हो जाता है।